Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Dear students, इस वीडियो सेशन में मैं ये बात करने आया हूँ कि हम हमारे सब्जेक्ट को किस प्रकार से तैयार करें कि हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते वक्त आप लोगों को हर एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। हो सके तो जब आप बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में आप रेड पेन से अंडरलाइन कर लें जो जो चीज आपको ऐसी लग रही है कि वहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। आप हाइलाइटर का प्रयोग भी कर सकते हैं और फिर जिन जिन चीजों को आपने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, उन्हें आप चाहें तो एक नोटबुक में शॉर्टली उतार भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर नोट्स किस प्रकार से बनाएं ताकि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट्स जो है वो इस प्रकार से आप लोगों को बनाने हैं कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक का एक पैराग्राफ आप पढ़िए और उस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त हमेशा इस चीज पर ध्यान दीजिए कि उस पैराग्राफ से कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आप खुद उन क्वेश्चंस को बनाएं, हो सके तो उन्हें कॉपी में आप लिख लें और अच्छे से उन्हें याद कर लें। इस प्रकार से आप अपना पूरा सिलेबस अगर करेंगे तो आपकी सफलता जो है वो कोई नहीं रोक सकता। एक छोटे से पैराग्राफ का एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को इस चीज को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। जैसे हम पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पढ़ते वक्त हम जब शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की लाइनों से हम शुरुआत करते हैं कि भाई पीयूष ग्रंथि जो है वो एक अस्थिल गुहा में या बोनी कैविटी में पाई जाती है जिसका नाम है सेला टर्सिका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ यहीं से आपका एमसीक्यू बन सकता है कि भाई पीयूष ग्रंथि जो है वो कौन सी अस्थिल गुहा में पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वो सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें और अपनी कॉपी में उतार लें। आगे हम चलें तो पीयूष ग्रंथि जो है एक स्टॉक या व्रंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई पाई जाती है। यानी पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस के पास ही मिलती है। बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी दिमाग में रखेंगे कि पीयूष ग्रंथि किसके पास पाई जाती है, तो हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एनाटॉमी के आधार पर या इसकी आंतरिकी के आधार पर पीयूष ग्रंथि को हम दो भागों में बांटेंगे। बिल्कुल, तो ये दो भाग आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी में लिखना है या इनको अंडरलाइन करना है कि एक भाग आपका हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा भाग आपका हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं। फिर से आपको अच्छे से याद करना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस को हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग आपका हो जाएगा पार्स डिस्टलिस और एक भाग आपका हो जाएगा पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स डिस्टलिस की अगर मैं बात करूं जिसे हम हिंदी में दूरस्थ पिंड कह देंगे और पार्स इंटरमीडिया की बात करूं तो जिसे हम हिंदी में मध्य पिंड कह देंगे। तो जो पार्स डिस्टलिस वाला भाग है, दूरस्थ पिंड है, उसे हम अग्र पीयूष के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को हम और किस नाम से जानते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स डिस्टलिस के नाम से जानते हैं। फिर से यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। मध्य पिंड को हम किस नाम से जानते हैं, मध्य पिंड पीयूष को हम किस नाम से जानते हैं, तो पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। एक और एमसीक्यू बन गया। तो इस प्रकार से डिस्टेंस जहां जहां से एमसीक्यू पुट होते हैं या बन सकते हैं, आप एमसीक्यूएस बनाते चलें या उन इंपॉर्टेंट लाइनों को याद करते चलें, लिखते चलें, अंडरलाइन करते चलें, हाईलाइट करते चलें। आगे मैं पार्स डिस्टलिस से सिक्रीट होने वाले, स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स की बात करूं तो पार्स डिस्टलिस या अग्र पीयूष से लगभग 6 हार्मोनों का विस्तरण होता है। 6 हार्मोन आपको बिल्कुल टिप्स पर याद करने हैं, अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं उनको एज इट इज। तो पहला हार्मोन यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन हो जाएगा जिसको हम सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जानेंगे। बिल्कुल इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है और शॉर्ट में जब आप बना रहे हैं तो वृद्धि हार्मोन ऑब्लिक करके आप सोमेटोट्रोपिन लिख सकते हैं या और करके सोमेटोट्रोपिन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हार्मोन यहाँ पर प्रोलेक्टिन हार्मोन हो जाएगा जिसे हम मेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हार्मोन आपका थायराइड प्रेरक हार्मोन हो जाएगा जिसे हम टीएसएच कह देंगे या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह देंगे। बिल्कुल, जो कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन या थायराइड
हार्मोन के स्त्रवण के लिए प्रेरित करेगा। चौथा हार्मोन आपका एसएटीएच हो जाएगा, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बिल्कुल आपको याद रखना है। और ये एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसे हम कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये एड्रिनल ग्लैंड के वलकुट वाले भाग से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन होता है के स्त्रवण को प्रेरित करता है। तो बिल्कुल कौन सा हार्मोन कौन सा फंक्शन कर रहा है उसे भी आप बिल्कुल प्रिसाइज करके शॉर्टली आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप अपने दिमाग में सोचते हुए चलें। पांचवा हार्मोन अगर यहाँ पे हम देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएगा, एलएच हार्मोन। छठा हार्मोन यहाँ पर एफएसएच या पुटिका प्रेरक हार्मोन हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा। हर एक हार्मोन के फंक्शन की हम बात करें तो वृद्धि हार्मोन के अतिस्त्रवण से, अब ध्यान देंगे, वृद्धि हार्मोन के अतिस्त्रवण से कौन सी असामान्यता पैदा होती है, तो वृद्धि हार्मोन के अतिस्त्रवण से अतिकायिकता या जाइगेंटिज्म पैदा हो जाएगा। इसके अल्प स्त्रवण से क्या होता है, तो वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवण से पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बोनापन या वामनता आ जाएगी। तो यहाँ से फिर से एमसीक्यू बन सकता है कि भाई जीएच के अतिस्त्रवण का प्रभाव है या जीएच के अल्प स्त्रवण का प्रभाव है। तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू या पॉइंट बनाते हुए चले अपने नोट्स में, तो आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी। प्रोलेक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो मेमोरी ग्लैंड के आकार में वृद्धि करवाता है और साथ ही मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। तो फिर से आपको पूछा जा सकता है कि मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन कौन सा है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन आपका हो जाएगा प्रोलेक्टिन हार्मोन। टीएसएच का काम आप ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करना। एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का काम वलकुट के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को स्त्रावित करना, बिल्कुल आप ध्यान देंगे। एलएच का काम क्या है और एफएसएच का काम क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एलएच और एफएसएच को मिलाकर हम गोनेडोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जननांगों की कार्यकी में भाग लेते हैं और साथ ही लिंग हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करते हैं। तो बिल्कुल आप गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन से हार्मोन सम्मिलित किए जाते हैं उनके बारे में आप नॉलेज प्राप्त करेंगे कि भाई एलएच और एफएसएच जो है वो दोनों ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। एलएच का प्रभाव अगर हम देखें तो मेल के अंदर एलएच का प्रभाव ये होगा कि ये एंड्रोजन के सिक्रेशन को प्रेरित करेगा। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है उसके सिक्रेशन को कौन प्रेरित करेगा, एलएच प्रेरित करेगा। और साथ ही एफएसएच का मेल के ऊपर क्या प्रभाव होता है, तो एफएसएच का नर के ऊपर मेल के ऊपर ये प्रभाव होगा कि ये शुक्र जनन की क्रिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है उस पर अपना रोल रखता है। तो बिल्कुल आपको अलग अलग याद करना, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो जाता है, तो आप अपने नोट्स में इनको बहुत शॉर्टली लिख लें कि एलएच का प्रभाव एंड्रोजन के ऊपर रहता है और साथ ही हम एफएसएच की बात करें तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। एफएसएच की हम बात करें आगे फीमेल के लिए और एलएच की बात करें हम फीमेल के लिए, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो फीमेल के लिए ओव्यूलेशन को प्रेरित करेगा। ग्राफियन पुटक जब बन जाएगा और उससे ओवम बाहर निकल जाएगा, उसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। तो एलएच सर्ज नाम की एक घटना होती है जहां पर एलएच की पीक बन जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उस एलएच की वजह से ओव्यूलेशन होता है। बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर। तो एलएच सर्ज आपसे पूछा जा सकता है कि एलएच का रोल किसमें, तो ओव्यूलेशन में हो जाएगा। और साथ ही ग्राफियन फॉलिकल जो है जिसका बचा हुआ भाग है वो किसमें चेंज हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो अगर प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब लाइनों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अपने सिलेबस को पढ़ते हुए चलो। एफएसएच का हम रोल देखें फीमेल के अंदर, तो एफएसएच जो है वो अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि को प्रेरित करेगा और आगे ग्राफियन फॉलिकल को बनाएगा। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फीमेल के अंदर पुटिकाओं की ग्रोथ को प्रेरित करेगा। तो हर एक हार्मोन का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हम बात करते हैं जो कि मध्य पिंड से सिक्रेट किया जाएगा। बिल्कुल जो मध्य पिंड है पीयूष का, वहां से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका प्रभाव जो होता है वो हमारी त्वचा के ऊपर होता है। ये हमारी त्वचा में मेलेनिन पिगमेंट को नियमित करेगा। हमारी त्वचा का रंग इस मेलेनिन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा बच गया पश्च पीयूष। पश्च पीयूष को हम किस नाम से जानेंगे, तो पश्च पीयूष को हम
पार्स नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं और इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी हम कह देंगे। तो बिल्कुल दोनों नाम आप याद रखेंगे कि पश्च पीयूष को किस किस नाम से जाना जाता है, तो पार्स नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस। और इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो पश्च पीयूष से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। वैसोप्रेसिन को और किस नाम से जाना जाता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या प्रतिमूत्रलता रोधी हार्मोन भी इसे हम बोलते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे यहाँ पर। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो चिकनी पेशियों में संकुचन पैदा करता है, गर्भाशयी पेशियों में संकुचन करवाएगा और प्रसव के समय जो लेबर पेन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। जो डिलीवरी होती है उसमें जो लेबर पेन होगा वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा। और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या दुग्ध स्त्रवण हार्मोन किसको कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। वैसोप्रेसिन या एंटीडायूरेटिक हार्मोन की मैं बात करूं तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी जो है वहां से जल के अवशोषण और आयनों के अवशोषण को बढ़ाएगा और जल ह्रास को कम करेगा हमारी बॉडी से, यानी डायूरेसिस को, जल ह्रास को ये घटाता है। इसीलिए इसको प्रतिमूत्रलता रोधी हार्मोन भी कहा जाता है या एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, प्रतिमूत्रल हार्मोन भी इसे बोला जाता है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। हिंदी थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है, आप इंग्लिश भाषा का भी यूज करते हुए चले अपने नोट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को आप पढ़िए और हर एक लाइन से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसे आप हाईलाइट कर लीजिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। इसी प्रकार से आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ते हुए जाना है और हर एक पैराग्राफ से जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें लाइंस के फॉर्म में लिखते हुए जाना है, तो आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने आया हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए कि आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाए। आप अपने नोट्स किस प्रकार से प्रिपेयर करें, तो नोट्स आपको इसी प्रकार से प्रिपेयर करते हुए जाना है और अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।